की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। देखिए, संगीत में शुरुआत हुई है और होली का मौका भी है। 10 मार्च को नतीजे आने हैं, तो किसके खेमे में होगा रंग, गुलाल और अबीर। और इस समय आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ चैनल एबीपी न्यूज और हमारा ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री का शो, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारी पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। मैं आपका मेहमानों से तारुफ करा देती हूं और आपको हम बता दें कि हमारे साथ अब पूर्वांचल का हम जो एग्जिट पोल है पत्रकारों का, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस समय देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं आपके साथ शोभना यादव। तो चलिए फटाफट पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूं और उसके बाद हम आंकड़ा देखेंगे पूर्वांचल का कि क्या कह रहा है एग्जिट पोल का नतीजा। तो अजहर हुसैन साहब को आप जानते ही हैं, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं। शादाब अजीम जी, उनका भी मैं स्वागत करूंगी। मनीष शुक्ला जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के शादाब अजीम जी हैं। असीम बकार साहब का हम इंतजार करें आईएमएम के, उससे पहले पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस के नेता, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के नेता है। जोरदार तालियां तो बजाइए। और बद्री नारायण जी, आप जानते ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो चर्चा हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोमाना का मैं रुख करूंगी। रोमाना पूर्वांचल के आंकड़ों के साथ तैयार है, बताइए रोमाना। तो एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है पत्रकारों का एग्जिट पोल। पत्रकारों की तरफ से जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए गए हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, और साथ ही साथ उन जमीन से जुड़े पत्रकारों का जो विश्लेषण है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पत्रकार हैं वो सीधे लोगों की नब्ज को समझते हैं, और इसी वजह से जो तस्वीर उभरेगी इस एग्जिट पोल से उसके ज्यादा सटीक होने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो पूर्वांचल रीजन में पूर्वांचल का आंकड़ा आपको दिखाऊं, उससे पहले इस पूर्वांचल से जुड़े पत्रकारों की राय जो सामने निकल कर आ रही है वो जान लीजिए आप। सीधा मुकाबला भाजपा और सपा में ही दिखा है, और मुझे लगता है कि 4 सीटें जो हैं सपा के पक्ष में जा सकती हैं। एक सीट खजनी बसपा बहुत ही मजबूती से लड़ी है, तो बसपा के भी पक्ष में जा सकती है, और बाकी भाजपा के पक्ष में आएगी। इस बार परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए भाजपा का 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाना थोड़ा मुश्किल है। कई क्षेत्रों में चुनौतियां हैं। मैंने जो एक पूर्वानुमान लगाया था उसमें लगाया था कि 7 बीजेपी को, 3 सपा को, 1 बसपा और कांग्रेस को। 2017 से थोड़ी तस्वीर बदली हुई दिख सकती है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। वाराणसी जिले की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरा मानना है कि इस बार भी करीब करीब नतीजा उसी के आसपास रहेगा। एक आध सीट कम हो जाए, एक आध सीट ज़्यादा हो जाए। और अगर सीट वाइज बात करें तो तीनों ही सीटों पर भाजपा को एज है, भाजपा को बढ़त हासिल है। इस बार समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर अपनी सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की। वाराणसी संसदीय सीट की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदलाव दिखता है उसमें। वो स्थिति 2017 वाली ही दिखाई दे रही है। जैसा कि एक बाइनरी चुनाव था, 2 तरफा चुनाव था, और ऐसे में मुस्लिम वोट माइनस होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे क्लियर लूजर समझा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर पूर्वांचल को लेकर पत्रकारों की राय आपने जानी। पूर्वांचल मतलब पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़। पूर्वांचल मतलब वही इलाका जहां से सांसद खुद अखिलेश यादव भी है। तो कुल मिलाकर ये दिग्गजों का गढ़, और यहां पर आंकड़ा क्या कह रहा है पूर्वांचल का ये एग्जिट पोल पत्रकारों का। 130 कुल सीटें आती हैं पूर्वांचल में, और ऐसे में बीजेपी गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं पत्रकार 67 सीट डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को पत्रकार 130 में से 50 सीट दे रहे हैं। बीएसपी महज 3 सीटें ही हासिल कर पा रही है पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में, और कांग्रेस को मिल रही हैं पूर्वांचल की 130 में से 5 सीटें। महत्वपूर्ण ये कि अन्य के खाते में भी इस पूर्वांचल में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पत्रकार दे रहे हैं अन्य को भी 5 सीट।
तो इस एग्जिट पोल से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज जानिए। पत्रकारों के एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। 3 रीजन में ही बीजेपी बहुमत के करीब। और वैसे भी जो चौथा रीजन है वो बुंदेलखंड का रीजन है, उसमें महज 19 सीटें आती हैं। तो कुल मिलाकर तीनों रीजन में बीजेपी बहुमत के करीब। बीजेपी को पश्चिमी, अवध और पूर्वांचल से 201 सीटें अब तक मिल चुकी हैं। शोभना, तो जैसा कि रोमाना ने जिक्र किया कि दिग्गजों का गढ़ है पूर्वांचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से वो सांसद हैं। योगी गोरखपुर से, अखिलेश यादव भी पूर्वांचल से ही। तो इसका मतलब जो पूर्वांचल की लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। और बीजेपी को यहां पर लगभग 2017 से अगर हम देखें तो 20 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में 130 में से 2017 में 87 सीटें आपके खाते में गई थी, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 67 सीटें आपको मिल रही हैं। 20 सीटों का नुकसान तब जब ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी, सब कुछ आपने दांव पे लगाया है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक दल के लोग हैं और मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसके सभी सर्वे का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारा विश्लेषण है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से कानून का शासन, गरीब कल्याण का मिशन, पर्याप्त और निर्बाध बिजली की आपूर्ति, एक्सप्रेसवे से लेकर गांव तक की सड़कों का निर्माण, बुंदेलखंड में पेयजल, फिर 20 सीटों का नुकसान क्यों? ये तो ज्यादा बढ़नी चाहिए थी पूर्वांचल में। बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्था, गोरखपुर के क्षेत्र में जो जापानी बुखार का शमन और बेटियों और महिलाओं की जो सुरक्षा सुनिश्चित की है, उसके आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का फीडबैक है वो उस पर हम एकदम मुतमईन हैं कि हमको पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड ठीक है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 में 14 सीट और एग्जिट पोल में इस समय 50 सीटें मिल रही हैं। क्या ये लग रहा है कि ये जो ओम प्रकाश राजभर या जो अन्य जातियां, छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश के साथ हैं, वो फायदा पूर्वांचल में? हाँ, मतलब मैं इसको इस क्षेत्र में खासतौर से समाजवादी पार्टी का जो बढ़ना है उसको मैं मंडल रिविजिट कहूँगा। और ये फिर से एक वो जातियां जो बैकवर्ड या उन इश्यूज पे जो वोट देती है, यानी इसमें खास मुद्दा था बैकवर्ड जो ओबीसी जनगणना, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में था। और दूसरा जो नरेंद्र मोदी एज पीएम, उनकी छवि तो चाहे बरकरार है, पर कहीं ना कहीं जो सीएम योगी और उनकी कार्यशैली को लेके, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो ये जो मतलब जो कोरोना में गंगा की लाशों का मुद्दा था, वो आपको लग रहा है कि वो लोगों ने याद रखा और उस पे भी बीजेपी के अगेंस्ट किया वोटर? जी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की विफलताएं रहीं तो उसकी वजह से भी ये सामने आ सकता है। बीजेपी के जो नेता है वो हंस रहे हैं। मनीष जी, क्यों हंस रहे हैं आप? क्या लाशों का मुद्दा आपके लिए छोटा मुद्दा है, हंसने का मुद्दा है? मुझे लगता है कि जिनको भारत और प्रयाग की संस्कृति का पता नहीं है वही इस बात को उठा रहे थे। जिसको प्रयाग का पता है, प्रयाग में जो गंगा के किनारे की कुछ जातियां हैं जो सदैव से गंगा के बालू के तट। लेकिन ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। मैं इसलिए आपको रोक रही हूं कि आप जिन तस्वीरों का, जिन जातियों का जिक्र कर रहे हैं, भारत ने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। बताता हूं, 2013-14 में यही उन्नाव के पास अगर आप गई होती, तमाम चैनलों ने दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया, इस तरह की घटना आई थी। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे वहां की परंपरा का पता है। जिन लोगों को नहीं पता है वही है सब बात। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा फायदा हो रहा है। बीजेपी की गलती, उसका फायदा आपको, या सच में जो ये छोटी जातियों का साथ आपने लिया वो फायदेमंद रहा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इन आंकड़ों से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। 10 मार्च तय करेगी आसमान किसका है। क्योंकि आपके हक में नहीं जा रहा है एग्जिट पोल, इसलिए आप ये कह रहे हैं? अगर हक में जा रहा होता तो कहते कि हाँ यही फाइनल आंकड़ा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन आंकड़ों से बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसके उलट हम एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस तरीके से नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, जिस तरीके से कुशासन भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने झेला है, पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने झेला है, तो मैं ये मानता हूं कि इसके उलट आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, ये पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने अवध रीजन भी देख लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी दिखा दिया, अब पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस दिख नहीं रही है। प्रियंका गांधी की मेहनत की आप बात करते हैं, लेकिन कुछ आधार बना नहीं है। अब बिल्कुल, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश के हर, अच्छा बताइए कैसे दिखेगा, ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश के हर कोने में जो भी मुद्दा रहा हो, उत्पीड़न का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हाथरस का रहा हो, उन्नाव का रहा हो, लुम्भा का रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में
हाँ, आरएलडी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी, सिर्फ जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका थोड़ा बहुत जो है वो आधार दिखाई देता है, लेकिन अवध में भी नहीं, पूर्वांचल में भी नहीं, बुंदेलखंड में भी नहीं। तो आरएलडी क्या सिर्फ चौधरी चरण सिंह की जो सियासत है वो एक रीजन में ही सिमट कर रह गई है? खाली पूर्वांचल में था तो भारतीय जनता पार्टी को सांस लेना मुश्किल हो गया पूरे चुनाव में। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में होता तो भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ होना निश्चित था। मुझे लगता है भारतीय तो मतलब आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रुके हुए हैं? नहीं, देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा जो हवा पश्चिम से चली थी वो पूर्वांचल तक गई। उसने मैसेज दिया एक कि किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, और उस मैसेज के तहत भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ होने। ठीक है, बद्री नारायण जी, समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रांड योगी, ब्रांड मोदी, पूरी ताकत, वाराणसी की भी अगर हम बात करें, हर तरीके का, काशी कॉरिडोर की भी बात करें, क्यों ये फायदा समाजवादी पार्टी को आप होता हुआ देख रहे हैं और बीजेपी का इतना नुकसान क्यों? अपना इसके 3 कारण हैं। एक तो असंतोषों का मोबिलाइजेशन, एक इकट्ठीकरण, संतोषें इकट्ठी हो गई कई। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जातीय भाव का उभार, क्योंकि जातीय भाव का उभार हुआ और हिंदुत्व और जातिवाद में हमेशा एक टसल चलता रहता है। हिंदुत्व उसको एकोमोडेट करती है। स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो ज़मीन पर घूमे हैं, जो ज़मीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जनता के अंदर नाराज़गी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नज़र रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहाँ पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीज़ें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहाँ से लखनऊ से फ़ोन आ रहे हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहाँ पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई, तो अभी तो नतीजे आए भी नहीं है। 10 मार्च में अभी दूर है 10 मार्च और नतीजों का दिन, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़े सवाल ईवीएम को लेकर खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बनारस की घटना, सोनभद्र की घटना और बरेली का जिक्र किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि स्ट्रांग रूम पर नजर रखिए। उन्होंने एग्जिट पोल के ऊपर भी सवाल उठा दिए। आज थोड़े मायूस। और एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का एग्जिट पोल। वो पत्रकार जो जमीन की नब्ज को बेहद करीब से देखते भी हैं और समझते भी हैं, और ऐसे में आंकड़े दिखाने का सिलसिला भी लगातार जारी है, विश्लेषण का सिलसिला भी लगातार जारी है। और अब ये पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की पत्रकारों के नजरिए से, पत्रकारों का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि इन 403 सीटों में से 217 बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 163 सीट, बीएसपी 11, कांग्रेस के पास 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 5 सीट। मतलब बीजेपी की सरकार की वापसी होगी उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से योगी आएंगे उत्तर प्रदेश में, ये कह रहा है पत्रकारों का एग्जिट पोल। शोभना, बिल्कुल, और ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है पत्रकारों के एग्जिट पोल में कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी बीजेपी कर रही है। हालांकि 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले अब एक बार रुक कर लेती हूं मनीष शुक्ला जी का। मनीष शुक्ला जी, ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी, 100 सीटों का नुकसान और अखिलेश यादव ने कह दिया है कि ईवीएम में घपला। देखिए, सभी सर्वे का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा फीडबैक ये है, हमारी पार्टी का फीडबैक है कि हम अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की पीसी के बारे में बस 15 सेकेंड। देखिए, जो रस्म अदायगी अखिलेश यादव को 10 तारीख की हार के बाद करनी थी, चलिए, तो उन्होंने अभी कर दी है। भैया क्या हो रहा है, अभी तो नतीजे भी नहीं आए और अखिलेश यादव ने यह कहना शुरू कर दिया ईवीएम में घपला है, और उधर बनारस के डीएम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश दिखी है, ये चुनाव जनता ने लड़ा है और समाजवादी पार्टी को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उन्होंने सामने देखा। आज लखनऊ में जिस तरीके से एक गाड़ी आरओ की पकड़ी गई, उसमें हथौड़े, ताले और ये तमाम चीजें निकली, यानी ये खेला करने, मतलब कहीं भी हथौड़े होंगे तो क्या वो ईवीएम तोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे? ये कैसा आरोप है? बिल्कुल, कानून तोड़कर आरओ की गाड़ी कैसे अंदर चली गई, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इनके पास और अब कोई चारा नहीं है। ये पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। असीम वकार साहब भी आ गए। एआईएमआईएम कुछ भी नहीं कर रही है। इतना आपने मुसलमानों के लिए दावे किए, वादे किए, लेकिन साथ नहीं खड़ा है उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपके साथ। 10 तारीख के बाद अगर आप ये कहती, कितनी सीटें? अब जितनी जनता देगी वो तो 10 को सामने आएगा आपके। पर ये तो लगातार विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप तो बी टीम है बीजेपी की और इसीलिए बीजेपी सत्ता में लौट रही है, क्योंकि एआईएमआईएम ने जो काम बिहार में किया वही उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी आपको नकारा गया। देखिए, जो लड़ नहीं पाता है वो कहता आना मेरे घर, मेरी गली आना। एक चैनल पर मैं बैठा था तो उन्होंने कहा सर्वे तो सब अगेंस्ट आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। तो हमने भाई पैसा लिया है सर्वे करने का, कुछ तो उनको बेचारों को मतलब इस सर्वे पे ही सवाल खड़े कर दिए। अगर आप जीते तो सर्वे ठीक, यहाँ पर पब्लिक के रिएक्शंस लेना बहुत जरूरी है। नहीं, सर्वे तो जो आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, और इन मुद्दों पर जिन पर चुनाव लड़ा गया, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने मुद्दे दिए, हम जनता एक मुद्दा दे रही है कि जो फ्री वाली राजनीति करते हैं, जो फ्री बांटने वाला काम होता है, ये सारे राजनीतिक दलों को बंद करना है। सारे राजनीतिक दलों को फ्री की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैम, मैं ये भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि अगर इनकी सरकार आती तो क्या सरकारी कर्मचारियों का पेंशन लागू करेंगे या नहीं? ठीक है, चलिए अब देखिए, वो तो अब वोटिंग हो चुकी है तो अब इस सवाल के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। मैं आरएलडी का गेस्ट लेना चाहूंगी, प्रवक्ता है आरएलडी के। ये बताइए आप मुझे, रोहित अग्रवाल जी, कि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन आपका गठबंधन जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये
एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी ना है। 10 तारीख तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या मैं गन्ना भिजवा देता हूं, तब तक एंजॉय करें गन्ना को। 2 दिन इंतजार करिए, सरकार गठबंधन की बनेगी। मतलब अगर आपके पक्ष में नहीं है तो ये एग्जिट पोल है, आपके पक्ष में होता तो ये एग्जैक्ट पोल होता। बद्री नारायण जी, इन आंकड़ों को देखकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लगभग 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि हम लोग आकलन भी कर रहे थे। देखिए, नुकसान तो होना ही था बीजेपी को, लेकिन वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ कि वो उसको सत्ता से बाहर कर सके। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें डिके तो है, उनके वोट में इरोजन है, लेकिन इतना ज्यादा इरोजन नहीं है कि उनको सत्ता से। ये योगी के लिए नुकसानदेह माना जाए या मोदी के लिए नुकसानदेह माना जाए? मोदी तो अभी भी एक फेनोमेना है, और हमने देखा कि पहले इलेक्शन शुरू हुआ था मोदी योगी, और अखिलेश बार बार उसको योगी के खिलाफ बरक्स बनाना चाहते थे, लेकिन थर्ड फेज आते आते मोदी का आइकॉन गांवों में एक तरह हर महिला मोदी, हम मोदी को वोट देने जा रहे हैं, वो योगी के नाम ही नहीं लेती थी। मतलब जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी, क्योंकि महिलाओं की जो मोदी के लिए जिसे कहा जाए दीवानगी है, वही फायदा पहुंचा रही है बीजेपी को। इस इलेक्शन में वॉइसलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो विकास का मुद्दा उठाया गया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि विकास के मुद्दे पर आपके साथ जनता आई है? मनीष शुक्ला जी, देखिए, ये तो ब्रांड मोदी है कि आपने चमत्कार किया। ब्रांड मोदी किसी दूसरे दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हैं, तो उनके नाम पे हर चुनाव आप मोदी को धुरी में रखकर क्यों लड़ते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव? काम तो मुख्यमंत्री को करना है ना। मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, मोदी जी से आपको क्या आपत्ति है, विपक्ष को क्या आपत्ति? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है नरेंद्र मोदी जी, हमारे सर्वोच्च नेता हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, देश के लिए भी जिम्मेदारी है उनकी, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है। अगर देश के लिए जिम्मेदारी है तो यूक्रेन पे भी उनकी निगाहें थी और सभी देशवासियों को वापस लेकर आए। लेकिन मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, अभी एक साथी समाजवादी पार्टी के जो आरएलडी के लोग हैं, जो गन्ना भेज रहे थे, मतदान के दिन मतदान न करना, गन्ना एंजॉय करने गए थे क्या जयंत चौधरी? उसी दिन तय हो गई थी कि ये गठबंधन का क्या हाल हो रहा है। उन्होंने हार उसी दिन स्वीकार कर ली थी, मतदान न देना ये स्वीकार, मतलब हार स्वीकार कर ली थी गठबंधन ने पहले ही। पंकज जी क्या कहेंगे? आप तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस 7 सीटें 3 दशक से है ही नहीं आप कहीं। सच्चाई यह है कि आज हम सारे लोग जो यहाँ हैं, जो भारत एक राष्ट्र है, एक आधुनिक लोकतंत्र है, वो कांग्रेस की वजह से है। हंस लीजिए, ताली बजा लीजिए, इतिहास इस सच्चाई को कभी नहीं झुटला सकता कि जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तो ये लोग तलवे चाट रहे थे, जिसे आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते हैं। लेकिन लोगों देखिए, इतिहास में जिंदा रह के नहीं जिया जा सकता, आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज की हकीकत यह है कि आज बीजेपी ही सबसे ताकतवर पार्टी है। तो आज की हकीकत यह भी है कि जनता के शोक को अगर किसी ने शक्ति में तब्दील करने का प्रयास किया है तो वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस है। आप भूलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश देश का गरीबों में गरीबी जो सूची है प्रदेशों की, उसमें नंबर 3 है। डबल इंजन जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? पंकज जी, सवाल यही है। जवाब जरूर देना है कि जब अक्साई चीन पर कब्जा कर रहा था, तलुए कौन चाट रहा था? जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो उत्तर प्रदेश चुनाव पे रहते हैं। अदर हुसैन साहब क्या कहेंगे? अब ये जो फाइनल आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी को नुकसान लेकिन सत्ता में वापसी भी, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? क्या ब्रांड मोदी एक बार फिर कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये साफ है कि जो नेतृत्व रहा इस चुनाव का, वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के पास रहा, और इस पे बड़ा डिबेट रहा है कि बिहाइंड द सीन्स क्या रहा, और कहीं ना कहीं जो सीएम योगी जी और उनको पीछे रखा गया एक लेटर स्टेज के कैंपेन में। तो अगर ऐसा नतीजे आते हैं तो ये एक बड़ा सवाल पैदा करेगा। क्या कानून व्यवस्था आपको नहीं लगता जिस मुखरता के साथ बीजेपी ने उठाया वो जनता के दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं असर किया? इनको बताइए। नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर तो विषय है ही है। मैं जो बात आ रही है कि कौन फेज बना इस चुनाव का, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग ने भी अंदर फील्ड में गए तो प्रधानमंत्री मोदी एक फेज बने हैं भाजपा के लिए, और वो बनाम अगर अखिलेश अगर इस लेवल तक समाजवादी पार्टी आ रही है तो ये नया एक शानदार लड़ाई जरूर लड़ी अखिलेश यादव ने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सफलता से कुर्सी से अभी भी वो दूर हैं। देखिए मैम, ऐसा है कि सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से 2014 से हिंदुस्तान में दुरुपयोग होता आया है, तो आज ये सवालिया जब आप सत्ता में थे तो दुरुपयोग करते थे क्या? बिल्कुल नहीं, एक भी। आप बताइए,
आप जिस तरीके से बताइए, सीबीआई हो, ईडी हो, और जिस तरीके का चुनाव आयोग, अच्छा मैं आपको बताऊं, अदालतों पे सवाल, आज देश की जनता पूरी तरीके से ये हताश हो चुकी है कानून व्यवस्था को लेकर। अरे जनता हताश हो चुकी है तो आपके साथ क्यों नहीं आ रही है? आपकी सीटें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन आप बहुमत की से दूर दिख रहे हैं। मैम, ये 10 मार्च को ये नतीजे आएंगे और सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। जिस तरीके से रथ यात्रा में लोगों का आक्रोश दिखा, अखिलेश के साथ जिस तरीके के साथ दिखा, तो पूरी तरीके से आक्रोशित थी जनता। मनीष जी, एक बात ये जरूर निकल कर आई कि आपने भीड़ जो है वो जुटाई, उनके में भीड़ खुद जुटी, लेकिन आंकड़ों में कुछ उलट स्थिति दिख रही है। 2014, 17, 19, 22, 24, 27 ये लोग इसी तरह भी बहुत समय, मतलब आप अगले 100 साल का दावा कर रहे हैं क्यों? वकार साहब ये बताइए कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को देखकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की एक बार फिर वापसी हो रही है। AIMIM लगातार मुखरता के साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की पोल खोलते रहे हैं, लेकिन नुकसान नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। देखिए, अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, ओवैसी साहब, RLD, ये सब जितने थे सब बीजेपी को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और हमारी पूरी कोशिश रही कि बीजेपी सरकार बदले, और जनता ने इसमें पूरा साथ दिया, सभी का साथ दिया, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल कैसे गुजरे हैं। आप तो शोभना यादव जी हैं, यादव जी, मतलब अच्छा मैं समझ गई, ये जो यादव सरनेम पर आप इतना एम्फेसिस कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि आप वकार साहब हैं, तो ये इतना क्यों जातियों और धर्म में बांटने की बात करते हैं आप नेता? अरे आप तो नाराज हो जाती हैं, मैं तो खाली आपको नाम ले रहा था, शोभना यादव जी, और तो कुछ नहीं कहा मैंने। बिल्कुल, आपने सब कुछ कह दिया ये कह के। और ये जो सोच है आप नेताओं की धर्म और जाति में बांटने की, उससे ऊपर आप उठ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए 75 साल आजादी के पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन देश वही का वही खड़ा हुआ है, वही बेरोजगारी, वही गरीबी। और अब मैं बद्रीनारायण जी का रुख करूंगी। आपने सुन लिया वकार साहब को, आपने देख लिया कैसे वो शोभना यादव, अगर यादव सरनेम है या शर्मा सरनेम है या कोई दलित है, तो ये जो नेताओं की सोच है यही रोक रही है हमारे देश को आगे बढ़ने से। चुनाव इसी नाम पर, उम्मीदवार इसी नाम पर, वोट इसी नाम पर। शोभना, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और मुझे लगता है उनको क्षमा मांगनी चाहिए आपसे भी और सब पूरी जनता से। और ये जातिवाद ने डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लगातार ये डेमोक्रेसी जो इलेक्शन के द्वारा इसी जातिवाद को मजबूत किया जाता है। और इस बार की भी जो लड़ाई है एक हिंदुत्व और जातीय सर्शन के बीच में है। लेकिन जाति अस्मिता हो सकती है, लेकिन जाति दूसरे को इंसल्ट करने का या दूसरे को कहीं स्टिग्मा बना देने का कारण नहीं होनी चाहिए। और हमारे मन में एक जो जाति जहां बाधा खड़ा कर देती है, उससे मुक्ति की जरूरत है। तभी जनतंत्र। अब पब्लिक का रुख बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इन्होंने मेरे नाम और मेरे सरनेम पर सवाल उठा दिया है। तो क्या जनता को ये नेता बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं और इस तरीके से वोट समेट रहे हैं? मैम वकार साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैम वकार साहब यहाँ खड़े हुए हैं। मैं ओवैसी साहब से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं इनसे जरूर पूछूंगा, ये आपके मंच से भारत माता की जय बोल के दिखा दे, जब भारत माता की जय बोल के दिखा दे। कास्ट की वजह से ही आज विपक्ष इतने धरातल में जा रहा है कि वो भाजपा का सामना नहीं कर पा रहा है। ये चीज जितनी, मतलब हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो जाति के मुद्दे पर भारी पड़ रहा है। हिंदू के मुद्दे की बात नहीं है, सारी जितनी भी पार्टियां सब बीजेपी के ही क्यों पीछे पड़ी हैं, जात को अलग अलग क्यों करना चाहती हैं? निपट गए अखिलेश, कुछ बचा नहीं है शेष, फिर से संभालेंगे। चलिए, निपट गए अखिलेश, नहीं बचा कुछ शेष, ये कहा जा रहा है। देखिए मैम, ऐसा है कि कोने में पड़ी है मेरे मुल्क की तरक्की, और कुछ लोगों ने गोडसे की विचारधारा को तख्त पे बिठा रखा है। तो देखिए, ये जिस तरीके से इन्होंने कुशासन ये दिखाया है ना अपना, तो ये कहीं गिनती में आने वाले नहीं है। ये नारों की बात है, और एक नारा आज मैं ये भी सुन रही थी कि मिट जाएंगे सारे कलेश अगर आ जाएंगे अखिलेश। तो ये तो नारों, अब चुनाव का वक्त है तो नारों का वक्त है। 10 सेकंड। देखिए, वकार जी ने जो कहा ये कोई नई बात नहीं। 47 के बाद कांग्रेस, सपा, बसपा, ओवैसी बहुसंख्यकों को जात में बांटने की, अल्पसंख्यकों को मुसलमान बनाने की ये कोचक रचा जा रहा है। आपने एक छोटी खाई को बड़ी खाई में बदलने की कोशिश की। आपने सोचा जातियों में बटेंगे तो स्थानीय पार्टियों को फायदा होगा, लेकिन अगर पूरे समाज को हिंदू मुसलमान में बांट देंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। हमने घर दिया, कहीं धर्म नहीं देखा। हमने शौचालय दिया, कहीं धर्म नहीं देखा। हमने राशन दिया, कहीं धर्म नहीं देखा। हमने बिजली दिया, कहीं धर्म नहीं देखा। बताइए, अगर किया हो तो यहाँ बैठे लोग बताएं किस। आखिरी टिप्पणी बद्रीनारायण जी की, उसके बाद मेरा समय खत्म। मुझे ये लगता है कि जाति और धर्म
दोनों से हमारी राजनीति को मुक्त होना चाहिए। और एक अभी जो कह रहे थे कि गिफ्ट जो हम गिफ्ट देते हैं, फ्री राशन, फ्री से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन राशन देना जरूरी है गरीबों को। बिल्कुल, गरीबों को राशन देना जरूरी है, लेकिन ये जो फ्री की बिजली, फ्री का खाना, फ्री की बात हो रही है, इस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप लखनऊ से आप मुझे दीजिए इजाजत, और सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर 10 मार्च को देखना बिल्कुल ना भूलें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।